रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी। ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो रही चलिए, क्या क्या हो गया इसमें? ऑब्जर्व थिएटर, ऑब्जर्व लिटरेचर हो गया है। इसके बाद आपका एस्थेटिक्स हो गया है। उसके बाद एक मिनट, ऑब्जर्व लिटरेचर हो गया है आपका। एकेडमिक नॉवेल भी हो गया है। एक ट्रेंड सीन भी हो गया है। एस्थेटिक आइडियोलॉजी भी हो गया है। अगला आज हम लोग को पढ़ना है अफेक्टिव फैलेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं अफेक्टिव फैलेसी। फैलेसी में होता है कि गलती, भ्रम, कमी। अफेक्टिव में भावात्मक, मतलब भावात्मक गलती हो, भावात्मक कमी हो, भावात्मक भ्रम हो, इमोशनल एरर। तो इमोशनल एरर, तो आपको इमोशनल एरर कर देता है ना इंसान। आपको अपनी भावनाओं में मतलब खो देता है। कभी ऐसे बोलेगा, आपको लगेगा कि यही मेरा सब कुछ है, उसमें आप खो जाएंगे और कुछ गलती कर बैठते हैं। तो ये अफेक्टिव फैलेसी होता है। एक होता है अफेक्टिव फैलेसी, दूसरा क्या होता है इसी के साथ एक होता है अफेक्टिव फैलेसी होता है, इसी के साथ एक और फैलेसी है। दोनों साथ ही में होते हैं। पैथेटिक तो और नहीं बता रहे सर आप? पैथेटिक क्या? फैलेसी सर, पैथेटिक फैलेसी तो नहीं बता रहे आप कहीं? नहीं, पैथेटिक फैलेसी नहीं, एक और इस इफेक्टिव इसका एक है। और जो दोनों साथ में रहते, इंटेंशनल इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल ओके फैलेसी ओके, और इंटेंशनल है हाँ। सर इंटेंशनल तो इंटेंशनल सर इमोशनल पे होता है ना? ये भी सर इमोशनल पे है। इंटेंशनल इमोशनल पे होता है सर। चलिए ठीक, हम बता रहे हैं। देखिए, इंटेंशनल फैलेसी होती है कि हमने इंटेंशन से लिखा, मैंने उसी इरादे से लिखा। जैसे आप कोई वर्क है, कोई लाइन, कोई पोयम की लाइन आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि लाइन किसकी है, वर्ड्सवर्थ की है। तो आप जान जाएंगे कि वर्ड्सवर्थ है, तो इसमें क्या होंगे, नेचर के बारे में लिखी होंगी। अगर कोई लाइन आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है जॉन किट्स की लाइन है, तो आप समझ जाएंगे लव स्टोरी होगी, प्रेम की कोई कहानी होगी। आप इंटेंशन तुरंत भी, आप कहानी कोई होगी तो आप कभी कभी आप देखते होंगे पैसेज आता है या कोई पोयम की लाइन आ जाती है, पूछ देता है कि लाइन किसकी है, या इसमें उसमें क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप अगर उसको पढ़े रहते पहले से, तो या फिर जान जाते किस राइटर का, तो तुरंत आप पैसेज को खोल लेते हैं, आंसर बता देते हैं। जब नहीं होता है तो वही पैसेज का आंसर बताने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इंटेंशनल फैलेसी जो होती है, जो मतलब वो इंटेंशन से, उसी इरादा, आपको पता है कि जॉन किट्स ने लिखा है, तो लव प्रेम की कोई कहानी कोई लिखे होंगे, तो आप तुरंत पढ़ेंगे, मीनिंग समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आपका जो है अगर मान लीजिए ये राइटर टी एस इलियट है, तो टी एस इलियट सिंबॉलिकल है, किसी सिंबल की बात की होंगे, कोई डब्ल्यू बिट्स ने सिंबल की बात की होंगी, ये मॉडर्न राइटर है, ठीक है। तो ये सब पढ़ के उनको, तो इंटेंशनल होता है। अफेक्टिव फैलेसी मतलब ये होता है, जब एक पाठक कोई कविता पढ़ता है, मतलब एक पढ़ने वाला नरेटर जब कोई कविता पढ़ता है, तो वो अत्यंत भावुक हो जाता है और सिर्फ आंसू बहाता है, ठीक है। वो उस कविता का कलात्मक चीजों को भूल जाता है कि उसे अफेक्टिव फैलेसी बोलते हैं। जो चीजें होती है उसको भूल जाता है, उसे क्या करना चाहिए, और फिर तो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, अफेक्टिव मतलब उसको उसको पढ़ करके उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब भावात्मक प्रभाव। जैसे मैंने वर्ड पढ़ा, तो मुझे इसमें लगा कि इसमें क्या कहा गया। मान लीजिए कोई समरी पढ़ा मैंने, उसमें लिखा है कि जो एक एक पिता है और एक लड़का है, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लड़का कमा, मान लीजिए माइकल ही पढ़ लीजिए। माइकल आप पढ़ते तो आपको एक प्रकार का अंदर फैलेसी आती है, मतलब इफेक्टिव, उसके ऊपर आपके ऊपर क्या भावात्मक फैलेसी आती है। पढ़ते नहीं कहते, उसका लड़का जो है, माइकल का लड़का ल्यूक जाता है, अपने पिताजी को पैसा नहीं भेजता वहाँ, लेकिन पिताजी की आशा होती है वो खूब भेजेगा, वो सब कुछ देगा, लेकिन देता नहीं कुछ है। तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, आशा में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लास्ट में मर भी जाता है। तो कहने का मतलब, उसको एक जब पोयम आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आप जानते होंगे ऐसी घटनाएं आप
मतलब डेली देखते होंगे, देखे होंगे अपनी लाइफ में, तब उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा कि ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसा बच्चे को नहीं करना चाहिए क्योंकि पिता उनके लिए इतना किया, पिता को बच्चे से हमें बहुत आशा है, उनका हेल्प करना चाहिए, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये आप सोचेंगे कि आप सोचेंगे हम ऐसे अपने पिताजी के साथ ना करें, तो यही प्रभाव है, इफेक्टिव है इससे। ठीक, ये चीजें अब हम लोग देखते हैं, मेन चीज तो आप जानते ही आता क्या है, देखिए 2-5 चीजें आपको बहुत ज्यादा, हम तो पढ़ाने को सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 2-3 पॉइंट। अगर कोई टर्म है तो टर्म का मतलब क्या होगा, उसका मीन्स क्या होगा, बस 1-2, बस ज्यादा नहीं 2-3 वर्डों में जानना है, ठीक है। और उसके बाद उस टर्म को किसने दिया है, और वह टर्म को कब कब मतलब कब किसने दिया है, और सबसे पहले किसने यूज किया है, और उस टर्म कब आया है, मतलब डेट। ये 4-5 पॉइंट, और उसमें कौन-कौन राइटर बिलॉन्ग करते हैं, ये 5 चीजें आप जान गए तो एमएच अब्राहम आपने पढ़ लिया। एक्चुअली मैं तो लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई चीज पढ़ाए हैं आप लोग जाने, आप तो 3-4 बार आप लोग पढ़ चुके हैं। इस मेरी तो मुझे लग रहा है मैं तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा हूँ नेचुरल लाइन टू लाइन, तो पढ़ाएंगे। तो लेकिन मेन चीज आपको जानना क्या है, ठीक है। या और ये तो जान ही रहे, तो नेट के लिए भी है, टीजीटी पीजीटी केवीएस कोई भी एग्जाम दीजिए, रामबाण है के बारे में। इसमें जो वर्क होता है, जो वर्क किसी का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर वो वर्क आ गया, उसकी डेट आ गई, तो यही आयोग मानेगा और किसका वर्क है, यहीं से एग्जाम्पल उठा के देता है। अब ऐसा नहीं, अब कोई वर्क है तो इफेक्टिव फैलेसी में बहुत वर्क होंगे जिसमें इफेक्टिव फैलेसी यूज किया है, लेकिन जो इसमें लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है। आवाज जा रही है? सर अब चलिए देखिए, अफेक्टिव फैलेसी इन एन एस पब्लिश इन 1946, ये इफेक्टिव फैलेसी एक एस्से भी है, एस्से में, सॉरी, एक एस्से में पब्लिश हुआ था 1946 में। किसके द्वारा? डब्ल्यू के विमसेट और मोरोसी ब्रेड्सले के द्वारा। डब्ल्यू के विमसेट और मोरोसी ब्रेड्सले ने इसको पब्लिश किया था। पूछ सकता है किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा। अब अब आपको क्या जानना है, इन्होंने किया था। उस जगह इफेक्टिव फैलेसी पब्लिश इन, मतलब ये टर्म एससी में पब्लिश में अफेक्टिव फैलेसी टर्म एससी पब्लिश इन 1946, ध्यान रहे, किसने? डब्ल्यू बाई किसके द्वारा? डब्ल्यू के विंसेंट और मोरोसी ब्रेड्सले। डिफाइन द अफेक्टिव फैलेसी एट द एरर ऑफ यूनिटी, यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही जानना है। आपको क्या जानना है? द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम, यही जानना है। इतना भी जान जाएंगे तो हो जाएगा। एरर ऑफ इवेल्युएटिंग पोएम मतलब मूल्यांकन में कोई गलती, अगर मूल्यांकन करते कोई कमी, इसी इफेक्टिव फैलेसी का व्हाट इज, पूछेगा व्हाट इज मींस ऑफ इफेक्टिव फैलेसी, तो द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग, बस मूल्यांकन में कोई गलती, उसे क्या बोलते हैं इफेक्टिव फैलेसी, भावात्मक भ्रम, कोई कमी, ठीक है। पोयम, ये पोयम में ज्यादा यूज किए जाते हैं। बाय इट्स इफेक्ट, उसके प्रभाव, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट, इसमें क्या होता है, इमोशनल इफेक्ट होता है अपॉन द रीडर के ऊपर, रीडर के ऊपर, जब रीडर पढ़ेगा तो उसके ऊपर। हमने बताया कि अगर आप माइकल पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ते आपके अंदर एक इमोशनल, आप उसके पिताजी उसके बहुत उसके लिए किए, लेकिन वो देखिए वो कुछ नहीं कर पाता है, अपने वो जाता है वहां पर, वो अपनी मतलब दूसरे उसका रास्ता भटक जाता है, तो वहां पर आपको मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फैलेसी का रिजल्ट क्या होता है? द पोएम इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशली क्रिटिकल जजमेंट। अब द पोएम इटसेल्फ, जिस पोएम जिसके अंदर खुद ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशली क्रिटिकल जजमेंट का ऑब्जेक्ट हो, टेंड टू डिस्पेयर, जो क्या हो? डिस्पेयर हो, टेंड टू डिस्पेयर हो, उसे बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, कुछ आ गया, एक मिनट। टेंड टू डिस्पेयर सो दैट क्रिटिसिज्म, जिसका मतलब, इसलिए क्रिटिसिज्म इसका क्या होता है? so that criticism so that end in impressionism and relativism का, इसलिए इसको क्रिटिसिज्म के रूप में क्या बोले? इंड इन इम्प्रेशनिज्म एंड रिलेटिविज्म, मतलब इंड होना, किसका इंड होना? इम्प्रेशनिज्म का, मतलब प्रभाव का, रिलेटिविज्म का इन अंत होना, ठीक है। कह रहा है कि
The two critics wrote in direct reaction of the view of I.A. Richards. जो दो क्रिटिक ने क्रिटिक्स ने रोट डायरेक्ट रिएक्शन किया किसके व्यूज पर? I.A. रिचर्ड के व्यूज पर। इन हिज इन्फ्लुएंस भाई कौन क्रिटिक जो थे? वही जो W.K. सेट अमूरोसी बेट्सले ने क्या किया? इन दोनों ने व्यूज ऑफ I.A. रिचर्ड का जो व्यूज था उसके और उसकी इन्फ्लुएंस के ऊपर, जिसमें द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिज्म 1923 में। ये बताइए द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिज्म किसका वर्क है? द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिज्म किसका वर्क है? 1923। सर रिचर्ड्स का ही किसका है? नाम? हाँ I.A. रिचर्ड का, ध्यान रिचर्ड्स रखिएगा। तो वही कह रहा है और कह रहा है कि I.A. रिचर्ड का व्यूज के ऊपर दो क्रिटिक ने क्या किया? उसके ऊपर रिएक्शन किया। किसके? उनके वर्क के ऊपर। I.A. रिचर्ड का जो वर्क था प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिज्म, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर रिएक्शन किया। कौन दोनों थे? W.K. सेट और मोडोर्सी ब्रेसले। That is value of poem can be measured by the psychological response inside in its readers। कह कि that is value of poem का जो वैल्यू होता है कैन बी मेजर किया जाता है बाय साइकोलॉजिकल रिस्पांस, मनोवैज्ञानिक रिस्पांस इन इट इनसाइट्स इन रीडर के अंदर। कह रहा है कि जो कोई पोयम है, पोयम का जो जिसमें पोयम का जो एक मिनट पोयम का जो वैल्यू है वो कैसे मापा जाता है? जो रीडर की साइकोलॉजी में, मतलब रीडर क्या है, आपको पता है कि कोई लाइन पढ़ेंगे तो आप उस लाइन का अर्थ कुछ और निकालेंगे, मैं कुछ और निकालूं, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने वर्कशॉप में लिख लिया, आपको लाइन सेम टू सेम मिले तो आप तो वही बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं किसकी लाइन है तो 5 राइटर मतलब अनसीन पैसे दे दीजिए कोई लाइन, तो सभी लोग का अर्थ लगभग अलग अलग होगा। वही कह रहा है कि वो उसके साइकोलॉजिकल रिस्पांस में निर्भर करेगा, रीडर जो पढ़ेगा। मान लीजिए कोई वर्क आपने लिखा है, अब 5 लोग टिकट पढ़ रहे हैं तो सबका अलग अलग रिस्पांस, साइकोलॉजिकल रिस्पांस। कोई किसी और कोई उसके बारे में कुछ और सोचेगा, कोई और सोचेगा। नहीं, कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी 3 दिन। तब आपको पता है कि कोई भी मूर्ति होती है तो उसको सभी लोग अलग अलग स्वभाव से कोई कुछ और देखता है, समझता है उसको, कोई और समझ। पत्थर को कुछ लोग भगवान समझते हैं, कुछ लोग पत्थर समझते। ये चीज है कहने का, सबका अलग अलग होगा। आगे देखिए ब्रेड्सले लेटर मॉडिफाइड द अर्लियर क्लेम बाय द एडमिशन दैट। जो ब्रेड्सले थे लेटर बाद में मॉडिफाई करते हैं अर्लियर क्लेम को, अपने एडमिशन दैट इट डज नॉट reappear that critical evaluation can be done all aspect in relation to certain type of। कह रहा है कि it does not अब यह नहीं प्रकट किया जाता है कि क्रिटिकल जो इवेल्युएशन होता है, क्रिटिकल मूल्यांकन होता है, डन ऑल एस्पेक्ट इन रिलेशन में सभी जो आशाएं होती है उसको डन करता है सर्टेन टाइप और कुछ निश्चित तरह के प्रभाव से। कह रहा है कि यह नहीं प्रकट होता है कि जो क्रिटिकल मूल्यांकन करते हैं किसी चीज को रिलेशन में अपने, तो कोई जरूरी नहीं कि उनका प्रभाव निश्चित हो, कि सबका प्रभाव बराबर हो। कोई क्रिटिक कि देखिए शेक्सपियर के बारे में सभी लोगों ने अच्छा किया, वॉल्टेयर 1-2 लोगों ने उनको गलत भी बोला है। किसी आपको पता है T.S. एलियट किसी को जिनको अच्छा बोले किसी को गलत भी बोले हैं, ये क्रिटिक का काम है। इट डज नॉट आगे देखिए in certain type effect that theory to object have opened their pursuits in it. So alter the doctrine become a claim for objective criticism। इसलिए अल्टर किया जाता है कि डॉक्ट्रिन जो होता है, सिद्धांत होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म का क्लेम होता है। इन विच द क्रिटिक इंस्टीड ऑफ डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्क, जिसमें जो क्रिटिक होते हैं इंस्टीड डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क के अफेक्ट को, फोकस ऑन द फीचर ऑफ फीचर पे फोकस करते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो क्रिटिक होते हैं वो इफेक्ट वर्क के इफेक्ट को न फोकस करके उसके फीचर पे जाते हैं। जैसे कुछ क्रिटिक मतलब फीचर है, ये नहीं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई चीज लिखा है तो नहीं कहते कि कुछ लोग मिला दिए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसके फीचर पे जानते हैं, उसमें फीचर अच्छा राइम स्कीम यूज किया गया है, मीटर अच्छा है कि नहीं, लाइन मिल रही है कि नहीं, न कि उसके अर्थ पे उतना ध्यान देते कि वो किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, यही कहा गया है कि जो डॉक्ट्रिन बिकम्स द एक मिनट कहाँ पर है, हाँ देखिए अब
इन विच क्रिटिक जो होती है इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइब द इफेक्ट, न केवल इफेक्ट को डिस्क्राइब करती है, उसके बजाय वो क्या करती है, फोकस करते हैं वर्क, फोकस ऑन द फीचर, फीचर पर वर्क कि फीचर कैसा है, डिवाइस कैसी है, फॉर्म ऑफ वर्क कैसा है, रिदम क्या है, राइम स्कीम क्या, मीटर क्या है, जैसा बाय विच सच इफेक्ट आर अचीव्ड, और उसके बाद बताएंगे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस सब के अनुसार मूल्यांकन करते हैं। न केवल वो केवल जो क्रिटिक्स होते हैं न केवल वह उसके इफेक्ट मतलब वर्क जो है उसका मीनिंग निकाल करके सीधे अर्थ पे डिपेंड होते हैं, बल्कि वो क्या देखते हैं, कई चीज देखते हैं, डिवाइस देखते हैं, फीचर देखे, फार्म ऑफ वर्क देखते हैं और उससे क्या उसका अचीव मिल रहा है। जैसे आपको पता है जो 20वीं सेंचुरी के राइटर थे, आप 20वीं सेंचुरी के राइटर को वर्क को पढ़िए, जैसे वेस्टलैंड को पढ़िए, क्या उसमें कोई थीम है, आधी थीम कुछ और है, कुछ और थीम है, कुछ और थीम है। आप उठा लीजिए अल्फ्रेड पुरपाक, उसका कोई थीम नहीं मतलब आती है। आप उठा लीजिए डब्ल्यू बीट्स के वर्क का सिंबॉलिकल वर्क है, जितने सेकेंड का भी क्या कोई मीनिंग एक तरह से निकलती नहीं। जो 20वीं सेंचुरी जो नए राइटर थे उन्होंने किसी चीज को एक स्टोरी नहीं बनाया, जितना कि आपको रोमांटिक एज ने किसी पोएम में बनाया। जैसे आप उठा लीजिए जॉन किट्स की नाइटिंगेल उठा लीजिए, तो नाइटिंगेल के पूरे बारे में पूरा जिक्र किया। वो तो ग्रेसियन अन है, तो उसमें पूरा ग्रेसियन अन के बारे में जिक्र किया है, उसी के बारे में जिक्र। और लेकिन वेस्टलैंड उठाए तो उसमें कितने लोगों की कहानी दिया है, कहानी को काट काट करके वहाँ, ये चीज है कहने का मतलब। और भी 20वीं सेंचुरी के राइटर को उठा लीजिए, लगभग सबके में यही मिलता है, ये कहने का मतलब। An extreme reaction against the doctrine of the affective fallacy was manifested during 1917, the development of reader response theory। देखा है, कह रहा है कि एन एक्सट्रीम रिएक्शन अगेंस्ट, इसमें एक बहुत तेजिक रिएक्शन हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ द इफेक्टिव फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी का जो सिद्धांत था उसके ऊपर। मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग, जो कब मैनिफेस्टेड किया, 1970 में मैनिफेस्टेड किया गया, मतलब उसे पुनः मैनिफेस्टेड किया, व्यक्त किया गया। द डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रीडर एक्सपांस सिस्टम, जब रीडर एक्सपांस सिस्टम है उसके अंदर। रीडर एक्सपांस सिस्टम क्या होता है आगे पढ़ाया जाएगा आपको। रीडर एक्सपांस सिस्टम, न्यू सिस्टम क्या होता है, सबके बारे में बताया जाएगा। रीडर एक्सपांस सिस्टम मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रीडर अपने किसी के वर्क को पढ़े तो उसके ऊपर क्या रिस्पांस पड़ रहा है। अब हम बहुत अच्छी लाइन ड्राइविंग करके क्या करेंगे, जब रीडर पढ़ ही ना पाए उसको, उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाए, राइमिंग मिला करके मीटर बना सब कुछ कर दिया, लेकिन राइटर क्या है उसको समझ ही नहीं रहा है कि उसकी मीनिंग क्या है। जैसे आज ही के समय में नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन अब हिंदी न पढ़ा न बताएं, इसी तरह इंग्लिश में पढ़ाते जाते कुछ कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको समझे, क्योंकि एक भाषा है। कहीं ना कहीं वही चीजें करने का मतलब, कहने का मतलब है कि रीडर को उस पर रिस्पॉन्स, मैं अगर मान लीजिए पढ़ा दे रहा हूँ लाइन टू लाइन, इसको अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, तो कोई आप जो सुनने वाला रीडर है या पढ़ने वाला या मेरी वीडियो देखने वाला है, तो उसके ऊपर कोई कहेगा नहीं पसंद पाएगा, फिर कहेगा हम नहीं अपने से पढ़ लेंगे जो भी हो, तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स पड़ता है। तो रीडर रिस्पॉन्स सिस्टम वो होता है कि जब कोई वर्ड पढ़ा लिखा जाए ऐसा हो कि उसके ऊपर जो रीडर ज्यादा लाइक करे उसी को अच्छा बोला जाएगा, जिसको रीडर, ये कहने का रीडर एक्सपांड करे। जैसे आपको पता है पढ़ाते बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों का यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लाइक हो जाता है, बहुत लोगों का कम होता है। तो भाई जिसकी लाइक ज्यादा है, सब्सक्राइबर जाए, वही तो अच्छा कहलाएंगे एक तरफ से, यही कहने का मतलब। तो वो किसका रीडर एक्सपांड ठीक हो जाएगा, तब जो पढ़ने वाला ज्यादा है, इसलिए। आवाज जा रही है? आ रही है बस। देखिए विमसेट एंड ब्रेडस्ले द अफेक्टिव फैलेसी रीप्रिंटेड इन, अफेक्टिव फैलेसी एक वर्क का नाम है विमसेट और ब्रेडस्ले का, रीप्रिंटेड से बाद में रीप्रिंटेड किया गया डब्ल्यू के विमसेट के द्वारा द वर्बल आइकन भी में, किसमें, द वर्बल आइकन में 1954 में। देखिए जो द अफेक्टिव फैलेसी वर्क था विमसेट और ब्रेडस्ले दोनों का था, फिर बाद में भी डब्ल्यू के विमसेट ने इसको रीप्रिंटेड किया, किसमें, अपने द वर्बल आइकन में 1954 में। पहली बार तो अफेक्टिव फैलेसी जो लिखी गई थी 1946 में लिखी गई, फिर बाद में इसी को डब्ल्यू के विमसेट ने द वर्बल आइकन में 1954 में इसको रिप्रिंटेड किया। अब मुर्रो ब्रेडस्ले ने एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम इन द फिलॉसफी ऑफ, और क्या किया, अब मुर्रो ब्रेडस्ले ने भी एक वर्क लिखा एस्थेटिक्स प्रॉब्लम इन द फिलॉसफी ऑफ क्रिटिसिज्म 1958 में। इतना चीज आप जान गए होंगे, फिर से देख लीजिए। और आगे कह रहा है कि यहाँ पर
विमसेट और बेर्सले रिलेटेड टू इंटेंशनल फैल्सी। तो इंटेंशनल फैल्सी हम आए भी आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। वहीं पर एक बार इसको भी रिवाइज कर दें, हालांकि शुरू में आया तो मैंने बताया ही है, ठीक। तो एक बार हम देख लें हमको पढ़ना क्या यहाँ पर है। मेन चीज आपको इसमें निकालना क्या है, अफेक्टिव फैलेसी। पूछेगा व्हाट इज मीनिंग अफेक्टिव फैलेसी। ईरर ऑफ इवेल्युएटिंग मतलब मूल्यांकन में कोई गलती हुआ, ठीक है। अब पूछेगा यह टर्म कब आया, तो 1946 में आया। कि कौन लाया, W.K. विमसेट और मुंडोसी प्रेटस्ले, ठीक है। ध्यान रखिए कब, 1946 में। अब आपसे पूछेगा इसका मतलब, तो मतलब मैंने वही बता दिया है। आपको पता है कि इन लोगों ने, W.K. विमसेट और मुंडोसी प्रेटस्ले ने, जब एक वर्क था आई रिचर्ड का जो एक वर्क है, द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिज्म, इसको उन लोगों ने पढ़ा तो उसके ऊपर रिएक्शन किया। ये जो 1923 में लिख दिया था, तो इसी वर्क को उन्होंने रिवीजन क्या कि रीडर, इन्होंने बताया था, इन्होंने कुछ डिकंस्ट्रक्शन थियरी दिया था, कुछ और थियरी का दिया था। तो इन्होंने कहा नहीं, कोई वर्क पढ़े तो उसके राइटर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उस हिसाब से इन लोगों ने टर्म दिया। कौन सा, अफेक्टिव फैलेसी। किसने दिया, W.K. विमसेट और मुंडोसी प्रेटस्ले 1946 में। ध्यान रखिए किसके रिस्पांस होकर के, तो आइए रिचर्ड की द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिज्म 1923 में, इतना जानते रहिए। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका कुछ मीनिंग उसी समझाया गया है। इसमें जो है फोकस किया जाता है। इन्होंने कहा कि फोकस इसमें, अगर कोई राइटर है तो सबसे ज्यादा रीडर होगा। तो कोई वर्क है तो न केवल किसी किसी पोएट या किसी राइटर का कोई भी वर्क है, तो न केवल उसके उस क्रिटिक उस जो है क्रिटिक है, न केवल उसके डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ द वर्क के डिस्क्राइबिंग पर केवल ना जाए, बल्कि उसमें क्या क्या जाए, फोकस, फीचर देखिए और डिवाइस देखिए, फॉन्ट, सब कुछ देख करके उस पर प्रभावित हो। और उसके साथ ये कहा गया है, यह जो है इसको बाद में मैनिफेस्टेड किया गया था 1970 में, रीडर एक्सपांसिज्म, क्योंकि रीडर एक्सपांसिज्म कब आया था, 1970 में। उसी समय इसके बारे में फिर बताया गया है कि रीडर एक्सपांड, जिसमें रीडर खुद एक्सपांड करे। तो इसका मतलब अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव मतलब भावात्मक प्रेम, भावात्मक फैलेसी मतलब जो रीडर का एक्सपांड होता है, जो पढ़ने वाले उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़े, तो उसी को रीडर एक्सपांड थ्योरी बोलेंगे, ठीक, क्रिस्टम बोलेंगे या थ्योरी बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इतना चीज आपको जानना है। फिर ये अगर पूछ सकता है कि इफेक्टिव फैलेसी वर्क है तो ये किसका है, तो इन दोनों का है। आपको पता है विमसेट और बिर्सले। लेकिन अगर पूछ दे द वर्बल आइकन किसका है, तो वर्बल आइकन 1954 का वर्क है, यह W.K. विमसेट का है, बस ध्यान रखिएगा। और मुर्रो बिर्सले का जो वर्क है वह कौन है, एस्थेटिक्स फिलॉसफी, एस्थेटिक प्रॉब्लम इन द फिलॉसफी ऑफ क्रिस्टियन 1958 में। अलग अलग इन दोनों ने वर्क लिखा, ठीक। बस इतना जानना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एलिनेशन इफेक्ट, एलिनिएशन इफेक्ट, इफेक्ट में प्रभाव, एलिनिएशन। एलिनिएशन में तो अलगाव होता है, सेपरेट होता है कि नहीं, सेप क्या होता है, सेपरेट होता है, अलगाव होता है, ठीक ना, सेपरेट होता है, अलगाव होता है। तो अलगाव, तो मतलब अलगाव का प्रभाव, तो एलिनेशन इफेक्ट में मिलता है अलगाव प्रभाव। तो इसमें कोई ना कोई चीज अलग होगा, यही चीज होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या है इसमें क्या होता है, हम आपको बता दें। एलिनेशन इफेक्ट और इपिक थिएटर लगभग एक साथ ज्वाइंट होते हैं दोनों। जैसे कोई वर्क आप पढ़ रहे हैं, सॉरी कोई वर्क, जैसे कोई आपको बता प्ले वगैरह हुआ करता था, तो जैसे आप कोई प्ले देख रहे हैं, तो प्ले मान लीजिए आप कोई फिल्म, प्ले कहाँ देखने का समय, मान लीजिए फिल्म देख रहे हैं। तो जब फिल्म आप देखते हैं तो आपको पता है कि हीरो जो है मार खा रहा है और हीरोइन मार खा रही है, विलन उसको मार रहा है। तो वास्तव में कभी-कभी हीरो मर जाता है या विलन मार जाता है या हीरोइन मर जाती है, तो आप जानते हैं मतलब वो मर रही है तो आपको दुःख होता है कि मर रहा है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए वो सही में नहीं मर रहा है, वो दिखावटी है। कुछ लोग क्या करते हैं उसको देखते-देखते रोने लगते हैं, सोचते हैं सही हो रहा है, जैसे अंदर आ जाता है वो भावना। लेकिन वास्तव में ज़्यादा तो क्या है, वो क्या है, क्या नाम है कि वो चीज़ दिखावटी है। तो वही तो आपको ध्यान आना चाहिए, नहीं ये तो वास्तव में नहीं मर रहे हैं, क्या है सिर्फ़ उसमें दिखावटी है, बस मर रहे हैं, जी रहे हैं। ये चीज़ें हैं आप लोग, उसी को बोला जाता है एलिनेशन इफेक्ट। तो उससे आप अलग रहे। देखिए इन द एपिक थिएटर ऑफ 1920 में एपिक थिएटर जो था, एंड लेटर जर्मन ड्रामाटिस्ट, और लेटर बाद में एक जर्मन ड्रामाटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, बर्टोल्ड ब्रेcht। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन ड्रामाटिस्ट थे बर्टोल्ड
ब्रेज। अगर एलिनेशन इफेक्ट का नाम आएगा तो बर्टोल्ड ब्रेज का नाम जरूर आएगा। अब बर्टोल्ड ब्रेज कौन थे थोड़ा सा देख लीजिए। तो बर्टोल्ड ब्रेज जो थे इनका जन्म हुआ था 1908 में, मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक है ना। ये जर्मन ड्रामाटिस्ट थे, डायरेक्टर भी थे, थियरिस्ट भी थे। 20 सेंचुरी के होंगे ही, क्योंकि 20 में ही आएंगे ना 1950, तो 20 सेंचुरी के थे। ठीक है। इनको इन्फ्लुएंस भाई या प्रभावित थे मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सवादी थे मार्क्सिस्ट, उनसे प्रभावित हुए थे। ठीक है, जर्मन के थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कैसे पूछेगा। इपिक थिएटर 1920 में था। फिर इपिक थिएटर में भी ये चीज बताया जाएगा ई में। 19 later the German dramatic Bertolt Brecht adopted the Russian फार्मलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ, इन्होंने रूसियन फार्मलिस्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। किसने? बर्टोल्ड ब्रेच ने। कौन था? डीफैमिलियराइजेशन, ध्यान रखिए कैसा कॉन्सेप्ट? रूसियन कॉन्सेप्ट। इनटू व्हाट ही कॉल्ड, जिसे बाद में क्या उसने बोला? एलिनेशन इफेक्ट बोला। तो ध्यान रखिएगा बर्टोल्ड ब्रेच है, इन्होंने रूसियन कॉन्सेप्ट को इफेक्ट किया। और रूसियन कॉन्सेप्ट कौन सा था? डीफेमिलाइजेशन, जिसको बाद में उन्होंने बर्टोल्ड ब्रेच ने क्या बोला? एलिनेशन इफेक्ट, मतलब अलगाव का प्रभाव। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए नाम ही पूछता है, इसके नाम ही कई है। वर फ्रेंड वर फ्रेंड वन सॉरी वर फ्रेम डंग सेप्ट, ध्यान रखिए बड़ा टेढ़ा नाम है। ये सब नाम ही पूछता है कि किसका क्या नाम है, तो सुन लीजिए। इस वर फ्रेम डंगस्ट इफेक्ट होता है, सॉरी वर फ्रेम डंग्स इफेक्ट, इसका मतलब किसी भी चीज का हिस्सा बनना। इसका मतलब होगा किसी भी चीज का आप हिस्सा बन जाए, तो किसी भी चीज में आप भी भागीदारी ले ले। किसी चीज का हिस्सा का मतलब ये है कि प्ले वगैरह, आप पहले तो प्ले हिट होता है, बिग थिएटर प्ले लग देते। कहने का मतलब है कोई फिल्म आप देख रहे हैं तो वो हीरो अगर हीरोइन रो रही तो आप भी रोने लगे, तो उसका हिस्सा बन गए आप। ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये कहने का ये है। तो उसी को वर्क फ्रेम डेंगस्ट स्केप बोलेंगे। अब आप इस समय के लिए है, लेकिन उस समय थिएटर हुआ करते, तो थिएटर में जो लोग देखने जाते थे तो कुछ लोग उस देखते थे कि क्या है आपका जो यागो मारा है, सॉरी आपको जो है कि कोई जैसे डेस्टिमोना मारी जा रही है, कौन विलन मार रहा है, सॉरी डेस्टिमोना को थिलो मार रहा है, तो डेस्टिमोना को थिलो मार रहा है तो उससे बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, मार रहा है उसको, उसका क्या दोष है, गलती, गाली देने लगते हैं, कितना दुष्ट है। तो उसके ऊपर आप उसका हिस्सा बन गए। नहीं तो अब अरे छोटी मार रहा है बस, प्ले चल रहा है, इससे कुछ हो नहीं रहा है। सर जूलियस सीजर इसी में आ जाएगा एलिनेशन इफेक्ट में, अगर पूछे हाँ क्या? जूलियस सीजर भी इसी में आ जाएगा एलिनेशन भाई इफेक्ट में। हर एक चीज में आएगा, ऐसा थोड़ा है कोई चीज। प्ले देखिए हर एक चीज में हर चीज है, आप बस ये क्या होता है जान लीजिए। वो तो भाई कोई भी चीज है किस में होता है कि भाई प्ले है, कोई भी चीज है तो है ही है उसमें। वो तो आपके ऊपर आप कितना उसका हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एलिनेशन इफेक्ट का दूसरा नाम वर फ्रेमेंडंगस्ट इफेक्ट, इसका मतलब किसी चीज का हिस्सा होना। द जर्मन टर्म इज आल्सो ट्रांसलेटेड, और यह जो जर्मन टर्म है इसको ट्रांसलेट किया गया था इसमें स्ट्रांजमेंट इफेक्ट, इसे स्ट्रांजमेंट इफेक्ट भी बोला गया, और क्या बोला गया? डिस्टेंचिंग इफेक्ट। देखिए इतना नाम है इसका, डिस्टेंचिंग इफेक्ट और स्ट्रांजमेंट इफेक्ट, या फिर कहिए एलिनेशन, सब नाम इसी का है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए क्या नाम, डिस्टेंसिंग इफेक्ट हो जाएगा और स्ट्रांजमेंट इफेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका वर्ड फ्रेम टंगस्टन इफेक्ट, सबका मतलब एक ही होगा। डिस्टेंस इफेक्ट मतलब उससे दूरी है, डिस्टेंस इफेक्ट मतलब दूरी का प्रभाव, समझा? इसका इतने नाम है। तो एलिनेशन इफेक्ट को क्या क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंसिंग इफेक्ट बोल सकते हैं,
स्ट्रेंजमेंट अफेक्ट बोल सकते हैं, एलिनेशन इफेक्ट है, या फिर वर्ब फ्रेमेंडेंगस्टन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। द लास्ट इज प्रोजेस्ट टू ब्रिज कौन, बर्टोल्ड ब्रिज नोशन। और बाद में इसको क्लोजेस किसने किया, बर्टोल्ड ब्रिज की नोशन से, मतलब इन्होंने इसके बारे में समझाया है। इसके पहले मतलब एलिनेशन इफेक्ट का पहले नाम क्या होता है, वर्ब फ्रेमेंडेंगस्टन इफेक्ट था, डिफैमिलियराइजेशन बोला जाता था, डिस्टेंसिंग इफेक्ट बोला जाता था। फिर इसी सबको मिला करके एलिनेशन इफेक्ट उसके ऊपर प्रोडर उसका नाम बर्टोल्ड ब्रिज ने उसका नाम एलिनेशन इफेक्ट के रूप में कहा। इट इज अवॉइड द नेगेटिव कैनोटेशन ऑफ जेडेडनेस, इसमें अवॉइड करता है नेगेटिव कैनोटेशन ऑफ जेडेडनेस। जेडेडनेस मतलब जो गलत चीजें होती हैं उनके कैनोटेशन को दिखाता है। incapacity to feel the social apathy that is word alienation। आगे दिया है social apathy that the word alienation, social apathy मतलब सामाजिक जो घृणा है उसे क्या alienation बोला जाता है। has acquired in English, कह रहा है कि social apathy that the word alienation has acquired in English, इंग्लिश में जो है acquired के रूप में social apathy को वर्ड के लिए alienation आया, ठीक है। अलगाव, दिस इफेक्ट ब्रेज सेड, इस इफेक्ट पर जो है बर्टोल्ड ब्रेज ने क्या बोला, is used by the dramatist to make familiar aspect of the present social reality seem strange। इसके यूज से मतलब एलिनेशन इफेक्ट के यूज से जो ड्रामाटिस्ट होते हैं टू मेक अपने आप को मेक फेमिलियर एस्पेक्ट देते हैं प्रेजेंट सोशल रियलिटी मतलब वर्तमान में सामाजिक वास्तविकता को दिखाते हैं स्ट्रेंज के रूप में। कहने का मतलब ये है आपके जो है ये जो थे बर्टोल्ड ब्रेज ने इन्होंने बताया कि जो एलिनेशन इफेक्ट वगैरह का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, इससे क्या आपको मिलता है, इससे मिलता है कि जो ड्रामाटिस्ट होता है वह अपने प्रेजेंट सोशल रियलिटी जो वर्तमान में सामाजिक वास्तविकता होती है उसको फेमिलियर करता है, कैसे, स्ट्रेंज के रूप में, स्ट्रेंज के रूप, एक कहने का मतलब है अजीब तरह से। so as the prevent the emotional identification and involvement of audience with the character and their action in the play, so as the prevent, इसलिए प्रिवेंट द इमोशनल, और जिसमें इमोशनल आइडेंटिफिकेशन को रोका जाता है, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस, और जो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है विद द करेक्टर के साथ एंड दियर एक्शन इन द प्ले, उसको क्या कर रोकता है। और कह रहा है ना इसके द्वारा जो आपको पता है कि जो करेक्टर के साथ जो ऑडियंस जो फिल्म जो देखते हैं प्ले वगैरह, तो उनका जो करेक्टर के साथ जो करेक्टर और जो करेक्टर के एक्शन के साथ जो उनका जुड़ाव होता है उससे वो रोका जाता है। कह रहे वो सही नहीं, वो अलग है, वो क्या करेक्टर बस वास्तविकता में सही में नहीं मर रहे हैं, बस वहां पर मरे हैं फिर सही हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को इसमें दिखाया गया। ये कहने का मतलब his own aim in drama was instead to use the critical distance attitude of the spectator। आगे कह रहा है कि his own aim, उसका खुद का जो एम होता है ड्रामा में, was instead to use the critical distance attitude in the spectator, वह स्पेक्टेटर के अंदर मतलब दर्शक के अंदर जो क्रिटिकल डिस्टेंस जो क्रिटिकल दूरी होती है और जो एटीट्यूड होती है उसको वो क्या करता है, योग करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अराउज देम टू टेक एक्शन अगेन, और वो क्या करता है ऑर्डर के अलावा एक्शन को इन ऑर्डर टू अराउज देम द टेक एक्शन अगेन, और वो एक्शन के अगेंस्ट काम करता है। भाई विलन है तो इसका मतलब है कि जब हीरो को नहीं मारेगा हीरो हीरोइन को कैसे, तो आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी, एक्शन तो होगा अगेंस्ट ना उसकी, rather than simply to accept।
द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड बिहेवियर रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। द स्टेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो स्टेट होता है, अब बिहेवियर जिसमें स्टेज पे जो क्या है रिप्रेजेंट ऑन स्टेज पर दिखाया जाता है। कई स्टेज पर आपको बिहेवियर सोसाइटी और बिहेवियर को दिखाया जाता है, स्टेज पे दिखाया जाता है ना, कोई कि समाज में क्या चल रहा है। जैसे आप उठा लीजिए दालस्वर्दी स्ट्राइक जस्टिस, तो 20 सेंचुरी को उन्होंने उस चीज को दिखाया जो समाज में हो रहे हैं। जस्टिस में देख रहा है कि न्याय के लिए कैसे कैसे तड़प रहा है, स्ट्राइक में देखिए लेबर पार्टी कैसे दुखी है। आप उठा लीजिए लॉयल्टीज में, सब में देखिए जो सोसाइटी संबंधित है, तो उस प्ले को देखकर लगता है कि सामाजिक चीजें हैं, ठीक है। उसमें देखिए कैसे, अब देखिए कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जो आपका जस्टिस है, जस्टिस में आपका जो है कैसे उसको न्याय नहीं मिलता है, लास्ट में देखिए वो मर जाता है। तो ये सब स्टोरी देखिए जो उसको देखने वाला होगा प्ले को दुखी हो जाता है, तो कहता है कि वास्तविकता में नहीं है, वो है लेकिन उस वास्तव में नहीं मरता है फाइल्डर। इस चीज को दिखाते हुए दिख रहा है। सिल्वर बॉक्स में भी वही होता है, देखिए कैसे उसको कष्ट होता है। ये सब चीजें हैं सोसाइटी में, इसी चीज को होता है। अब हमने एलिनेशन इफेक्ट में तो बता ही दिया, लेकिन इसको फिर थिएटर में भी यही कहानी बताएंगे लगभग ई में, तो यहाँ वहां में लगभग क्लियर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, आप जानते हैं। बस आपसे पूछता है कि व्हाट इज एलिनेशन इफेक्ट, तो एलिनेशन इफेक्ट को क्या क्या बोलते हैं, डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, वर वर्क फ्रेमिंगेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, स्ट्रैंजमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसे एक और नाम है वी इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी को वी 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 इफेक्ट भी इसे बोला जाता है, एक नाम और है वी इफेक्ट भी बोलते हैं इसी को। तो अलगाव का मतलब ये वर्क अलगाव मतलब ये जो वर्क पढ़िए, कोई प्ले देखिए, फिल्म देखिए, तो आप उसमें खो मत जाइए, अरे वो तो वास्तव में नहीं है, वो बस दिखा रहा है, ये तो वास्तव में रोने लगे तो गलत हो जाए, ये कहने का मतलब होता है। देखिए स्ट्रैटेजिमेंट इफेक्ट मतलब मन मुटाव, अलग होना, सबका मतलब अलगाव ही होगा, अलग। तब किसी चीज को देखे तो उसमें आप भिड़िए मत, वो जाने को वास्तव में नहीं है, ये कहानी। तो इसमें यही आपका है, और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा किस टर्म को किसने दिया है। तो ये जो टर्म है एक ड्रामाटिस्ट ने यूज किया है, तो उसका नाम क्या, बर्टोल्ड ब्रेच है, जो जो कहाँ के जर्मन ड्रामाटिस्ट। सबसे पहले कोई भी टर्म वगैरह आता था, पहले जर्मन इटली वगैरह से ही आपको आता था, फिर जाके इंग्लैंड में मिलता था, ठीक है ना। याद रखिए ये चीज है, समझ में आया, हो ही गया आपका। तो दो दो एक दिन में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो देखते रहिए। इसमें भी आपको कल आपको पढ़ाया जाएगा एलगरी क्या होता है, इसमें ज्यादा है थोड़ा सा, पढ़ाएंगे आपको। अच्छा बताइए, एलिनेशन इफेक्ट। क्या बोले? हेलो, हाँ बोलिए। वी, हाँ सर, वी इफेक्ट को फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? वी फॉर क्या होगा? इसी को बोलेंगे वर्ड फ्रेमिंग इफेक्ट बोलेंगे इसी को, बी इफेक्ट कोई, इसी का नाम है एलिनेशन इफेक्ट, बी इफेक्ट, स्ट्रैंजमेंट इफेक्ट। मतलब दूरी सब अलग हो रहा है, मतलब किसी चीज का मतलब किसी चीज का हिस्सा न होना, मतलब वर्ड्स हमें वर्ड फ्रेमिंग माने किसी चीज का हिस्सा न होना, मैंने हाँ बोल दिया तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा न बना, सब अलग होना, ठीक है। अभी पहले मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोल दिया था किसी चीज का हिस्सा होना, लेकिन हिस्सा न होना, सॉरी गलत हो गया। डिस्टेंसिंग होना, दूरी बनाए रखना, स्ट्रेंजमेंट होना, मतलब किसी चीज का ये होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना बहुत ये चीज है, ठीक है। अब आइए हम ज्वाइन होते हैं वहां से, मैसेज अभी क्या नाम है कि वो उसको पढ़ाना है ना अब, ग्रामर को आ रहे हैं अभी।